आप अपने आप को थायराइड की बीमारी होने से बचाना चाहते हैं? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको थायराइड की बीमारी है और आपको यह डर सताते रहता है कि मुझे ये थायराइड की बीमारी ना हो जाए और इसके लिए मैं क्या प्रयास करूं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप आज के इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बहुत से बार जब भी मरीज पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो उनका एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है कि थायराइड की बीमारी जेनेटिक होती है, तो मुझे तो ये बीमारी हो गई है, तो क्या मेरे बच्चों को भी ये बीमारी होगी और मैं ऐसा क्या प्रयास करूं ताकि मैं अपने बच्चों को ये बीमारी ना हो, उसके लिए प्रयत्न करें। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सोचा इसी के ऊपर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो थायराइड की बीमारी जो है ये दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर, यानी आपके जो जीन्स जो है, जो आपको आपके परिवार में से मिले हैं, वो है कहलाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। हम जेनेटिक फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, तो अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको थायराइड की बीमारी लगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी पर्यावरण, आपके आजू बाजू के पर्यावरण और आपकी जीवन शैली में कुछ चेंजेस जो अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को थायराइड की बीमारी होने से सुरक्षित रख सकते हैं और बचा सकते हैं। ज़्यादा करके थायराइड की बीमारी ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर, और अगर इसको एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये थायराइड की बीमारी बहुत जल्दी से पनपती है। और अगर आपको किसी कारणवश थायराइड की बीमारी है तो जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं आपकी लाइफस्टाइल में तो आपकी जो सिम्टम्स है, जो आपके लक्षण हैं, वो भी कम हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को आगे चलने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएं और कुछ हद तक आपको आपकी ओवरऑल थायराइड हेल्थ में भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर से बचाएं। अब रेडिएशन क्या होते हैं? देखिए, रेडिएशन जो है एक खास प्रकार के एक्सरेज यानी क्ष किरणें जिसको हम कहते हैं वो होता है। हमारे थायराइड की जो ग्रंथि है ये हमारे गले में स्थित है और थायराइड की ग्रंथि एक साइज में भी काफ़ी बड़ी है और इसके वजह से इसको रेडिएशन एक्सपोजर बहुत आसानी से लग जाता है। साथ ही साथ थायराइड की जो ग्रंथि है ये रेडिएशन के काफ़ी सेंसिटिव होती है, यानी अगर इस पे एक्सरे का रेडिएशन पड़ता है तो इसकी गड़बड़ी आना शुरू हो सकती है। तो कहाँ पे लोगों को रेडिएशन एक्सपोजर होता है? जब भी आप कोई एक्सरे करवाते हैं वहाँ पे आपका रेडिएशन होता है। जैसे लोग दांतों का एक्सरे करवाते हैं, छाती का एक्सरे करवाते हैं, फिर एमआरआई स्कैन करवाते हैं, फिर लेडीज़ लोग मेमोग्राफी जैसी स्कैन कराते हैं, या तो बोन मैरो डेंसिटी जैसी स्कैनें होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। अगर उस वक्त पे अगर आपने आपकी थायराइड की ग्रंथि की सही सुरक्षा नहीं की तो हो सकता है आपकी थायराइड की ग्रंथि में काम आना बिगड़ जाए। तो कैसे आप आपकी थायराइड की ग्रंथि को सुरक्षित करेंगे? क्या हम कभी भी एक्सरेज नहीं निकाल सकते? ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी कारणवश आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है जिसके वजह से आपको एक्सरेज निकालने पड़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको निकालने पड़ेंगे। उस वक्त पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप आपके थायराइड को बचाएं? अगली बार जब भी आप कोई भी एक्सरे की प्रोसीजर से गुजरे तो वहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं उनको आप रिक्वेस्ट करके बोलिए कि मुझे थायराइड शील्ड या तो थायराइड कॉलर का बेल्ट दीजिए।
क्या होता है ये एक बहुत ही भारी सा इस बेल्ट होता है जिसके अंदर लेड वाला मेटल होता है। तो ये जो बेल्ट है, थायराइड शील्ड जो है, वो आपको आपके गले में पहनना है। जैसे लोग मफलर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसी प्रकार का एक एप्रन आता है। तो ये क्या करेगा, ये थायराइड शील्ड, ये आपकी थायराइड की ग्रंथि पे आने वाले रेडिएशन से बचाएगा। अगर बार बार अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि पे रेडिएशन आते रहेंगे तो थायराइड की आपको हेल्थ कंडीशन भी बिगड़ेगी, साथ ही साथ आपको थायराइड के कैंसर भी हो सकते हैं। ये बात का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके अगर आप यंग लेडीज़ है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, 18 से 30 साल की व्यक्ति है, फिर छोटे बच्चे हैं, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर से बचाएं। अब दूसरा पॉइंट है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। देखिए, धूम्रपान जो है वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड की हेल्थ के लिए धूम्रपान बहुत ही हानिकारक है। क्या होता है जब आप धूम्रपान करते हैं, इसके अंदर दो खास प्रकार के केमिकल्स है, एक है निकोटिन और दूसरा है थायोसाइनेट। ये दोनों केमिकल जो है आपकी थायराइड की ग्रंथि के लिए टॉक्सिक यानी जहरीले साबित हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति धूम्रपान करता है उनकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करती है और ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 हार्मोन बनाती है। इसके वजह से धूम्रपान करते हुए व्यक्तियों को ज़्यादा करके हाइपरथायराइड की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब आप धूम्रपान करते हैं और अगर आपको हाइपरथायराइड की ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपकी आंखों पे उसकी बहुत बुरी असर हो सकती है। हाइपरथायराइड के मरीजों को आंखों की बीमारी होती है, जहां पे उनकी आंखें बहुत ही बड़ी हो जाती है, प्रोप्टोसिस जिसको हम कहते हैं। ये पूरी कंडीशंस को हम ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी कहते हैं। अगर इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो कभी कभार ये आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके आपको ब्लाइंडनेस यानी अंधापे के तरफ भी लेके जा सकती है। तो यानी कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो डेफिनेटली आपको आपका धूम्रपान करने की आदत को बंद ही करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो T4 का जो हार्मोन है, ये T4 वाला हार्मोन जो है ये इनएक्टिव यानी कार्यरत नहीं होता है। इसको कन्वर्जन करके बनता है हार्मोन जिसका नाम है T3 और ये T3 हार्मोन ज़्यादा एक्टिव है। ये T4 हार्मोन को T3 हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है डी-आयोडीनेज। और डी-आयोडीनेज की एक्टिविटी भी धूम्रपान के जो स्मोकिंग के जो टॉक्सिक केमिकल्स है उससे डैमेज होते हैं, जिसके वजह से आपके थायराइड की हेल्थ पे और भी बुरा असर आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त से धूम्रपान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके इसको बंद कीजिए और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए। वो हो सकता है आपको धूम्रपान बंद करने के लिए कोई दवाइयाँ आती है वो भी रेकमेंड करें। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसमें है आपको स्मोकिंग से अपने आप को बचाना है। तीसरी टिप है कि आप अपने आप की थायराइड ग्लैंड की सेल्फ नेक एग्जामिनेशन करें। अगर आपके घर पे एक पानी का ग्लास और एक आईना है तो आप आपके थायराइड की ग्रंथि की जांच कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ग्लास पानी और आईना। बाय द वे, ये जांच कैसे की जाती है उसके लिए मैंने एक खास अलग सा वीडियो बनाया है। आप चाहे तो वो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्या होता है ये थायराइड नेक एग्जामिनेशन? ये टेस्टिंग आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये टेस्ट एकदम 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ये आपको आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको शीशे यानी आईने के सामने खड़े रहना है और एक ग्लास पानी पीना है, ताकि जब भी आप पानी पिएंगे तो आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर अगर कोई सूजन है, अगर कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है तो वो आपको आसानी से पकड़ में आ सकता है।
कभी कभार ये सूजन एक आधी सी हो सकती है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सूजन जिसको मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं वो भी हो सकता है। कभी कभार ये सूजन छोटी भी होती है जिसकी वजह से आपके हाथों में पकड़ में ना आए, तो ऐसी भी कुछ गड़बड़े उसमें हो सकती है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई थायराइड के ग्रंथि की सूजन या गांठें हैं तो आप नियमित तौर पे ये टेस्ट करवाते रहिएगा, ताकि आपको आपकी थायराइड की ग्रंथि में कोई सूजन बड़ी तो नहीं हुई है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रंथि की साइज़ बड़ी होती जा रही है तो आप आपके नज़दीकी थायराइड के डॉक्टर को ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। वो हो सकते हैं आपकी आगे की जांच जैसे सोनोग्राफी हो गया, फिर FNAC वाली टेस्टिंग है वो करवा के आपको आपकी जो भी समस्या है उसका सही तरीके से इलाज बताए। तो ये होगा तीसरा पॉइंट जहाँ पे है आपको थायराइड सेल्फ नेक एग्जामिनेशन करना है। अब चौथा पॉइंट है आप अपने आप को ज़्यादा स्टार्वेशन डाइट से बचाएं। अब क्या है ये स्टार्वेशन डाइट? देखिए, लोगों को जब भी मोटापा आता है तो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और वज़न कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, और कभी कभी इन प्रयासों में ऐसा भी करते हैं कि वो खाना बंद कर देते हैं। अब इस प्रकार के डाइट को हम स्टार्वेशन डाइट कहते हैं। देखिए, हमें साधारण तौर पे एक हेल्दी एडल्ट को डिपेंडिंग ऑन आप औरत है या मर्द है 1200 से 2000 कैलोरी के गैप में आपको कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी खाएंगे तो आपको मोटापा होगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन में डाल देते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम कर देते हैं। तो इस प्रकार का जब आप डाइट करते हैं तो इसकी विपरीत असर आपके थायराइड पे आती है। तो क्या होता है, जब आप स्टार्वेशन डाइट में जाते हैं तो आपका जो शरीर है ये वज़न कम तो नहीं करेगा, बल्कि एक डिफेंस मैकेनिज्म में पहुंच जाएगा, जहां पे आपके जो शरीर की जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ऐसे कुछ रिसर्च में पाया गया है कि जब आपका शरीर स्टार्वेशन मोड में होता है तो आपके शरीर में T3 हार्मोन की मात्रा 50% तक कम हो जाती है। साथ ही साथ और एक हार्मोन है जिसका नाम है रिवर्स T3। बाय द वे, रिवर्स T3 बहुत ही एक एक्टिव हार्मोन नहीं है, ये थायराइड हार्मोन का एक मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है। तो रिवर्स T3 की मात्रा करीबन 50 से 60% बढ़ जाती है। तो ये जो मेटाबोलाइट है वो आपके शरीर के कुछ काम में नहीं आएगा और आपकी हेल्थ समस्या को बिगाड़ सकता है या तो थायराइड की समस्या लेके आ सकता है। साथ ही साथ जब आप स्टार्वेशन मोड में होते हैं तब आपके शरीर में और एक हार्मोन का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, वो है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और जब ये स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो थायराइड हार्मोन के ऊपर भी उसकी विपरीत असर आना शुरू हो जाती है। यानी कि आप अपने आप को स्टार्वेशन वाली डाइट से बचाए, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करना। बाय द वे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन डाइट करेंगे तो उसके वजह से आपके विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और हो सकता है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन में भी गड़बड़ आए, और अगर आप औरत है तो आपके पीरियड्स में भी गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगी। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट, अपने आप को स्टार्वेशन डाइट से बचाएं। पांचवा पॉइंट है सोया प्रोडक्ट्स। देखिए, सोया का जो खाना है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक थायराइड का है तो थायराइड की हेल्थ के ऊपर सोया प्रोडक्ट्स की कभी कभी आड़ असर आती है। देखिए, सोया प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं खास प्रकार के केमिकल जिसका नाम है आइसोफ्लेवोन। तो ये जो आइसोफ्लेवोन जो केमिकल है ये कभी कभी आपकी थायराइड की ग्रंथि की कार्य सही तरीके से ना हो उसमें आड़े आता है। वैसे भी सोया प्रोडक्ट्स और थायराइड की जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। बहुत लोग सोया के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोया मिल्क हो गया, उसमें से मिलने वाला दही होता है, फिर उसमें से मिलने वाला पनीर जिसको टोफू कहते हैं, फिर मिसो है, टेम्पे है, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ सोया के आते हैं। चाइनीज़ में पड़ने वाला सोया सॉस। तो अगर आप ये सभी खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपकी थायराइड के ऊपर उसकी आड़ असर आती है।
साथ ही साथ अगर आप सोया के प्रोडक्ट्स आप थायराइड की गोली के साथ में लेंगे तो भी आपके शरीर में थायराइड की गोली का सही पावर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये भी आप खास ख्याल रखें। अगर आप अपने आप को थायराइड की ग्रंथि की हार्मोन की जांच गड़बड़ से बचाना चाहते हैं तो सोया के प्रोडक्ट से जितना हो सके उतना कम ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी नहीं खा सकते, कभी कभार आपने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलरली इसको ना कंज्यूम करें। छठा है मेडिटेरियन डाइट। अब क्या है ये मेडिटेरियन डाइट? मेडिटेरियन डाइट एक बहुत ही हेल्दी डाइट में माना जाता है। मेडिटेरियन डाइट में करीबन आप ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके दिन में कम से कम 4 से 5 सर्विंग वेजिटेबल्स की होती है और 3 से 4 सर्विंग आपके फ्रूट्स की होती है। इसके अलावा आप प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं वो लीन प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गए और ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं। उसमें ज़्यादा करके रेड मीट यानी मटन है और जो ज़्यादा कैलोरी वाले खाने हैं उसको नहीं लेना है। और जब आप फैट की बात करें तो इसमें बहुत ही हेल्दी फैट्स का इंक्लूजन होता है, जैसे कि उसमें ऑलिव ऑयल है, फिर नारियल का तेल है, नारियल है, एवोकाडो है, ये सभी जिसको हेल्दी फैट कहते हैं, ये हेल्दी फैट का इस्तेमाल होता है। अब चलिए जानते हैं कि क्यों मेडिटेरियन डाइट को सबसे हेल्दी डाइट कहा जाता है। क्योंकि ये जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन यानी जो आंतड़िक की जो लाइनिंग है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए मेडिटेरियन डाइट ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ख़ास करके थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सातवां है प्रोबायोटिक्स। क्या है ये प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स के अंदर कुछ अच्छी मात्रा में अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी जीव जंतुएं होते हैं। हमारे शरीर के जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु रहते हैं। जी हाँ, और कुछ जीवाणु कीटाणु हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और कुछ जीवाणु और कीटाणु हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो प्रोबायोटिक में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आजकल बाज़ार में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स के ड्रिंक भी अवेलेबल है, उसकी गोलियों भी अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आप कभी ऐसी गोलियां खरीदते हैं तो उसके अंदर 2 खास जीवाणु का खास ख्याल रखेगा। पहला उसमें होना चाहिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और दूसरा है सैक्रोमाइसिस बुलार्डी। ये दोनों बैक्टीरिया को बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक के तौर पे माना जाता है। कौन से खाद्य पदार्थ है जो ज़्यादा प्रोबायोटिक से भरे हैं? सबसे आसान तरीका है दही। उसके अलावा आपको मिल सकता है केफिर में, फिर इडली, डोसा, जो भी फर्मेंटेड आथे आए हुई जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोबायोटिक्स रहते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग किमची का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक पाया जाता है। तो प्रोबायोटिक को आप अगर रेगुलरली आपके लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। 8वां है सिलेनियम। सिलेनियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। सिलेनियम थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेकारक है। अगर आपके शरीर में डेली 200 माइक्रोग्राम तक सिलेनियम रहता है तो आपकी थायराइड की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। सिलेनियम की अगर कमी होती है तो आपके शरीर में थायराइड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती है उसका उत्पादन होना भी शुरू हो सकता है। खास करके अगर गर्भवती महिलाएं सिलेनियम का सही मात्रा में उपयोग करें तो उनको गर्भावस्था के दौरान आने वाली थायराइड की बीमारी और डिलीवरी के बाद में आने वाली जो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस की बीमारी कहते हैं उससे भी वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप डेफिनेटली सिलेनियम का इस्तेमाल कीजिए। सिलेनियम आपको कौन से खाद्य पदार्थ में मिल जाता है? ये ज़्यादा करके आपको ब्राज़िल नट है, मैकाडेमिया नट्स है, हेज़ल नट्स है, उसके अलावा सी फूड में, और फिर आपको तिल के दाने हैं, फिर सूर्यमुखी के बीज है, फिर सब्जा सीड्स है। ये सभी बीज में भी सिलेनियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है।
बाय द वे ये नट्स कहाँ से खरीदने हैं, अगर आपके शहर में ये नहीं उपलब्ध है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से वो मंगवा सकते हैं। सिलेनियम के कुछ सप्लीमेंटेशन के भी लिंक मैंने छोड़े हुए हैं, आप डेफिनेटली चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोई भी सप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप आपके नज़दीकी डॉक्टर को डेफिनेटली पूछिए कि क्या आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है। 9वां है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है सूर्य प्रकाश की रोशनी से। तो अगर आप डेली सूर्य प्रकाश की रोशनी से एक्सपोज होते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो ये आपकी थायराइड की हेल्थ को गड़बड़ कर सकती है और आपका थायराइड का हार्मोन प्रोडक्शन पे डिस्टर्बेंस लेके आता है, जिसके वजह से आपको थायराइड की बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी ऑटो इम्यून कंडीशन को भी काफ़ी बढ़ावा देती है। यानी अगली बार आप सूर्य प्रकाश की रोशनी डेफिनेटली लीजिए और विटामिन डी आप सही मात्रा में लीजिए। बहुत से खाद्य पदार्थ में भी विटामिन डी मिल जाता है, उसमें खास प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, छाछ, दही, मक्खन और आपको अंडे, उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। 10वां है परक्लोरेट से बचे। क्या है ये परक्लोरेट? परक्लोरेट एक प्रकार का केमिकल है। ये जो केमिकल है उसका ना कोई रंग है, ना उसकी कोई सुगंध है, ना इसका कोई स्वाद है। इसके वजह से ये काफ़ी आसानी से केमिकल खाद्य पदार्थ में घुल मिल जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में परक्लोरेट पाया जाता है पानी के अंदर। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इसमें ना रंग है, ना स्वाद है, ना कोई कलर है और ना कोई सुगंध है, जिसके वजह से ये जब भी पानी में घुला हुआ रहता है हम उसको पहचान नहीं पाते। और जब आप ये पानी पीते हैं तो ये परक्लोरेट वाला केमिकल आपके थायराइड की हेल्थ को बिगाड़ता है और आपको थायराइड की बीमारी के काफ़ी नज़दीक लेके आता है। तो डेफिनेटली आप ये चेक कीजिएगा कि आपका जो पानी का सोर्स है उसमें परक्लोरेट वाला केमिकल तो नहीं एडेड है। 11वां है अपने आप को सीलियाक डिजीज़ की स्क्रीनिंग करवाइए और अगर है तो उससे बचे। क्या होता है ये सीलियाक डिजीज़? देखिए, सीलियाक डिजीज़ जो है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून वाला हेल्थ प्रॉब्लम है। ये हेल्थ प्रॉब्लम होता है आपके पेट में, इंटेस्टाइन यानी आंतड़ी में। जिन मरीजों को सीलियाक डिजीज़ है उन मरीजों को 3 गुना ज़्यादा थायराइड होने की संभावना होती है। देखिए, थायराइड की बीमारी और सीलियाक डिजीज़ दोनों ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम होती है और जिन मरीजों को एक ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम होता है उनके अंदर दूसरे ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है सीलियाक डिजीज़ में? तो देखिए, हमारा जो शरीर है उसका जो इंटेस्टाइन यानी आंतड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इम्यून सिस्टम लोकेटेड है और इसको हम कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो अगर आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ सही तरीके से नहीं होगी तो आपको ये इम्यून सिस्टम से होने वाली बीमारियां लग सकती है। तो सीलियाक डिजीज़ के मरीजों को जो ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट यानी हजम नहीं होता। ग्लूटेन कहाँ पे पाया जाता है? ग्लूटेन होता है गेहूं में, बार्ली में, सूजी, रवा, मैदा, बेकरी आइटम, पास्ता, ये सभी में ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन होता है। तो जब भी मरीज़ ये ग्लूटेन वाला प्रोटीन खाते हैं तो क्योंकि उनका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उनकी आंतड़ी इंटेस्टाइन में अंदरूनी सूजन आ जाती है और जैसे ही अंदरूनी सूजन ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाती है वो ऑटो इम्यून की बीमारियों को उत्पन्न कर देती है और थायराइड डिजीज़ इसमें से एक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीलियाक डिजीज़ है तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट कभी कभार थोड़ी महंगी भी हो सकती है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। और अगर आपको ग्लूटेन वाली बीमारी आ जाती है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप आपके खाद्य पदार्थ में ग्लूटेन वाला प्रोटीन बंद कर दीजिए, उसकी जगह बहुत सारे ऑल्टरनेटिव खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, वो आप खाइए। जितना ज़्यादा ग्लूटेन से बचेंगे आपको डिजीज़ तो आपका प्रोग्रेशन यानी उसका आगे बढ़ना तो अटकेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे और आपको बहुत सारे आपके जो लक्षण है उसमें भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर बाय द वे आपको ग्लूटेन वाली बीमारी सीलियाक डिजीज़ ना भी हो
तो भी ऐसा बहुत रिसर्च में पाया गया है कि थायराइड के मरीजों को ग्लूटेन की इंसेंसिटिविटी होती है। तो जितना आप ग्लूटेन कम मात्रा में खाएंगे आपके थायराइड के लक्षण में भी अच्छा होगा और ये आपको आगे आने वाले थायराइड के हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाएगा। तो ग्लूटेन से आप थोड़ा दूरी बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अगला है ट्राइक्लोज़ान। क्या है ये ट्राइक्लोज़ान? ट्राइक्लोज़ान एक केमिकल है, इसको ज़्यादा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल सोप में इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो हैंड सैनिटाइजर्स आते हैं उसमें भी ट्राइक्लोज़ान ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये ट्राइक्लोज़ान एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है और ये बहुत सारे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस लेके आता है और थायराइड की डिस्टर्बेंस उसमें से एक है। ऐसे भी रिसर्चेस पाए गए हैं कि ट्राइक्लोज़ान के वजह से लोगों में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की भी शिकायत बढ़ती है। तो अगली बार आप ऐसे एंटीबैक्टीरियल सोप ना इस्तेमाल कीजिए। सबसे आसान तरीका है एक सादा साबुन और पानी से आप अपने हाथ धोइए, आपको हैंड सैनिटाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है परफ्लोरिनेटेड केमिकल से बचें। परफ्लोरिनेटेड केमिकल्स भी एक प्रकार के केमिकल्स हैं। ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मैट्रेसेस यानी गद्दे में, फिर उसके अलावा जो रेनकोट्स जो लोग पहनते हैं उसमें, फिर जो फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े होते हैं उसके अंदर भी परफ्लोरिनेटेड केमिकल्स होता है और ये सभी केमिकल्स भी आपके थायराइड की हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। अगला है एयर फ्रेशनर्स। एयर फ्रेशनर के अंदर भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो थायराइड की हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। तो आप क्या करें, एयर फ्रेशनर की जगह आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल है, ज़्यादा करके फूल और पौधों में से मिलते हैं और ये नेचुरल तरीके हैं। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अगर आप सुगंधित रखना चाहते हैं तो एयर फ्रेशनर से बचें। खास करके जो क्लोज एनवायरनमेंट होते हैं, बाथरूम, गाड़ियाँ, इसमें तो आप एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप उसको ब्रीथ यानी सांसों में लेते हैं और जितना ज़्यादा आप उसको अपने इन्हेलेशन में लेंगे उतनी आपकी थायराइड की हेल्थ भी बिगड़ सकती है, यानी इससे भी आप आपको दूरी बनाए रखें। और आखिरी 15वां पॉइंट है वो है प्लास्टिक्स। जी हाँ, प्लास्टिक्स जो है बहुत लोग आजकल की हमारी जीवन शैली में प्लास्टिक बहुत ही कॉमन सा बन चुका है। प्लास्टिक के बगैर हमें हमारी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए तो बुरा है ही साथ ही साथ हमारे थायराइड की हेल्थ पे भी इसकी बहुत आड़असर आती है। तो आप प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और इससे अपने आप को थायराइड की हेल्थ से बचाएं। बाय द वे, ये जो लास्ट के 4-5 पॉइंट्स जो मैंने बताया है ये सभी को एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। क्या है ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स और कौन से एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है और किस किस तरीके से हमारे थायराइड की हेल्थ को बिगाड़ते हैं और कैसे वो हमारे डे टू डे लाइफ में घुस चुके हैं, उसके बारे में मैंने एक खास अलग वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ये बताया मैंने कुछ ऐसे 15 पॉइंट जो आपको आपकी थायराइड की आने वाली हेल्थ से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जस्ट रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको वापस बता देती हूँ। पहला है रेडिएशन से आपको बचना है, दूसरा आपको स्मोकिंग से बचना है, तीसरा आपको आपकी थायराइड की नेट एग्जामिनेशन करना है, चौथा आपको स्टारवेशन डाइट से बचना है, पांचवा आपको सोया के प्रोडक्ट से बचना है, छठा आपको मेडिटेरियन डाइट लेना है, सातवां आपको प्रोबायोटिक्स लेनी है, फिर सिलेनियम की डेफिशिएंसी को ध्यान दीजिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ध्यान दीजिए, परक्लोरेट से बचे, सीलियाक डिजीज की स्क्रीनिंग करवाइए, ट्राइक्लोज़ान वाला केमिकल से आप अपने आप को बचाइए, प्लास्टिक से अपने आप को बचाना है, एयर फ्रेशनर वाले केमिकल से बचाना है और परफ्लोरिनेटेड केमिकल से आपको दूरी रखनी है। ये 15 पॉइंट्स अगर आप आपकी डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप आपके आगे आने वाली जनरेशन को थायराइड की बीमारी होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, थायराइड की जो बीमारी ऑटो इम्यून बीमारी है, ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा फैक्टर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस पर हम डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं और हम अपने आप को थायराइड की हेल्थ अच्छी बना सकते हैं और इसकी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट्स का जवाब दूँ। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा
हेल्थ रिलेटेड जानकारी और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपका ख्याल रखिए और आपकी थायराइड की हेल्थ को खास ध्यान में रखिए। हम वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।